बीजेपी को इसलिए वोट देता हूँ क्योंकि राहुल गांधी को तो नहीं दे सकते यार। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को वोट दूंगा तो चूतिया लगूंगा। लगूंगा ना? इसमें कोई शक नहीं है भाई, बिल्कुल ही लगेगा। कांग्रेस आएगी लेकिन रोड के किनारे जब काफिला निकलेगा तो हाथ हिलाएंगे। वैसे इस बात में भी कोई शक नहीं है। रोम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल में जामा एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और आज की अपनी इस वीडियो में जिन लोगों ने अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर रखा है उन लोगों ने इस क्लिप को देख रखा होगा। जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उन सभी के लिए मैं इस वीडियो क्लिप को यहाँ पर लास्ट में प्ले करूंगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो क्लिप को अंत तक अवश्य देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लिप होने वाली है। मेरे मामा काउंसलर हैं, उनके लिए हम सब भाई आए हैं। वो आम आदमी पार्टी में मैं हाँ। अच्छा, और आप किसको पसंद करते हो? देख लो चमचो, इसे ही कहते हैं ईवीएम हैक करना। क्या काम किया कांग्रेस ने? मैं तो कांग्रेस का समर्थन हुई नहीं। तुम किससे समर्थन हो? मैं समर्थन बीजेपी का। और ये रैली है इंडिया अलायंस की। हाँ, इंडियन एयरलाइंस की रैली है, पर मैं तो इन दोस्तों के साथ आया हूँ अपने। करण ने मैं ये बोला फ्री है, मैंने कहा फ्री हूँ भाई, चल फ्री तो दोस्त जाएगा, वहाँ जाएंगे हम। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। ये होती है असली दोस्ती। पॉलिटिक्स अपनी जगह, पार्टियां अपनी जगह, बट दोस्ती अपनी जगह है। दोस्त ने बोला भाई फ्री है तो चल दिए साथ में टाइम पास करने। बट हाँ, वो अलग बात है कि वोट बीजेपी को ही देंगे। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है यार। जैसे अभी कर रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं अभी। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, उसका लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर, उसके इंदिरा गांधी जी आई थी। तो तीनों का एक एक तो काम बता दो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और अभी उसी को बचाने की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान बचाना है। किससे बचाना है? ब्यूरोक्रेसी चल रही है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है चल रही है। अब क्या ही बोलूं भाई, इन भाई को संविधान बचाना है, वो भी ब्यूरोक्रेसी से। 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं तो भारत मां बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो मां को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत मां को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत मां को सख्त नफरत है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गठबंधन को आबाद करने आई थी या बर्बाद करने आई थी। हेलो, क्या नाम है? कांग्रेस गारंटी। हद है यार, कम से कम राहुल गांधी जी, मोदी जी का नारा तो कॉपी मत करो, अपना खुद का नारा तो बना ही लो। और कम से कम ये गारंटी वाला तो नारा बिल्कुल ही कॉपी मत करो, क्योंकि तुम्हारी गारंटी की जो असलियत है वो जनता जानती है। जो वोट मिलने वाले होंगे वो भी फिर नहीं मिलेंगे। कहा था या नहीं? क्या तुम्हारे पास जोश नहीं? क्या खाना खाए क्या नहीं? क्या जे आप नॉमिनेशन को बुलाए, खाना नहीं खिलाए इनको, फिर आवाज नहीं आ रही। खड़गे जी देखो, भीड़ में जोश तभी आएगा जब उनकी दिहाड़ी पहले ही दी जाएगी। आप तो दिहाड़ी पहले देने की जगह उनकी दिहाड़ी बाद में भी नहीं दे रहे हैं, तो जोश कहाँ से आएगा? अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है, और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा।
मैंने सारे भाई मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसने बीजेपी ज्वाइन करी है एक बार को, ठीक है, क्योंकि हर कोई डूबती नाव से बचना चाहता है, निकलना चाहता है, बट बीजेपी वालों की ऐसी क्या मजबूरी रही कि इसे अपनी पार्टी में लेना पड़ा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ही बताने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। मैं बोलन से पूछ लीजिए कब ईवीएम से वोटिंग स्टार्ट हुए, यादव जी को पता ही नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं, पता नहीं है। मैं लिख के बोल रहा हूं, ये आंख ऊपर करके गूगल ना चेक करें। इनको पता नहीं कब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। 14 से हो रहा है। अरे मान्यवर, शर्म आनी चाहिए आप ऐसे राजनीतिक प्रवक्ता को। 2004 से हो रहा है, 14 से हो रहा है। आपको इतना ही नहीं पता ईवीएम से चुनाव कब से हो रहे हैं, और आप बैठे प्रवक्ता बने शिवसेना के। यही होता है अल्प ज्ञानी, अल्प बुद्धि जब होती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई आपकी, क्योंकि आपका अल्प ज्ञान है। 2004 से स्टार्ट हुआ था, और सत्ता जो थी भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस जीती थी। 2009 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस जीती थी। 2014 का कांग्रेस की सत्ता थी, बीजेपी जीती थी। तो किस गड़बड़ झाला की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, तो कांग्रेस ने कभी गड़बड़ी तो नहीं की। अरे कांग्रेस आप देख रहे थे क्या? आपके पास दूरबीन है क्या? इसे ही कहते हैं घनघोर बेइज्जती होना। भाई कम से कम अपनी पार्टी का एक प्रवक्ता तो ढंग का ही रख लो, जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो। किसी को भी उठाकर प्रवक्ता बना देते हो और फिर कहते हो कि ईवीएम हैक हो गई। मालूम है कि आप लोग अंधभक्त हमें बोलते हैं, और बीजेपी के विरोध में आप बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। जो ढंग की चीजें सीखने लाया है, कम से कम आप वो तो बीजेपी से सीख ही सकते हैं। बीजेपी वालों ने प्रवक्ताओं की जगह पर पूरा का पूरा गूगल सर्च इंजन बैठा रखा है। आप समित पत्रा को देख सकते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी को देख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र का टॉपिक हो, कोई भी कैसा भी सवाल हो, चाहे इतिहास से हो या भूगोल से हो या फिर गणित से ही क्यों ना हो, सुधांशु जी जिस टॉपिक को लेकर बात हो रही हो, जिस घटना को लेकर बात हो रही हो, उस घटना का ईयर के साथ साथ पूरी डेट के साथ जो पूरा घटनाक्रम है वो जनता के सामने रख देते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आप अपने इस लेवल के प्रवक्ता उनके सामने भेजेंगे तो मुंह की ही खाएंगे, और उसके बाद ईवीएम हैक होनी है, फिर आप रोना धोना रोते रहिएगा। ये लंबी लंबी बात करते हैं। इसका परिचय क्या है? लालू यादव का बेटा है, बस ना। और क्या परिचय है इसका? आज लालू यादव के बेटे का से नाम हट जाए, साया कुत्ता पूछ लेना। मुखिया चुनाव जीतेंगे, लालू यादव के बेटे का नाम हट जाएगा तो। खैर, कुत्ते से याद आया कि एक गली का कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते को अगर अपनी गली में देख लेता है तो उनकी यही हालत होती है जैसे कि आज विपक्ष की पार्टियों की हो रखी है इस महागठबंधन में। और अगर वैसे बात करें पप्पू यादव की, तो इनकी हालत तो धोबी के कुत्ते की जैसी हो गई, जो ना घर का रहा ना घाट का ही। बेचारे पप्पू यादव ने अपनी पूरी ही पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया, बट उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इन्हें अपनी पार्टी से टिकट तक नहीं दिया। तो फिर बेचारे ना चाहते हुए भी मजबूरी में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। असल मायने में देखा जाए तो इनका सही से मोह हो गया। फिलहाल अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, और आप सबसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कल को आपके घर के बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, आपके घर की बहन बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है, वो इसका शिकार हो सकती हैं। वो गुड़िया यहाँ से 350 जाती थी हमारी गाड़ी। 350? हाँ, ये जैसे आज भी लग रही है। ठीक है। तो वो गुड़िया भाई साहब यहाँ से बैठी थी। थोड़ा डाउट तो यहाँ से हो गया था, फिर मैं चलो हाँ हो गया था जब सीट नंबर लिया उसने। लेकिन फिर हम पूछा नहीं किसी को, क्यों टोका भाई, अपना तो काम है, ड्यूटी है। तो वहाँ से टिकट उस पर 10-20 रुपए कम थे। वो एडवांस बुकिंग वाला हमारा जो गाड़ी बुक करता है, वो बोला भाई नील, तो इस पे चंडीगढ़ जाकर ले लेना। मैं यार चलो किन्ना है, गुड़िया है, बच्ची है, नहीं देगी जिब भी कोई बात नहीं। मैंने सीट नंबर दे दिया। एक अच्छी उम्र के आदमी थे, उनके पास बैठ गई हुए। तो फिर हम चले गए, सफर में चलते रहे, 3-4 घंटे का सफर है। और चंडीगढ़ उस आदमी को जाना था 43 सेक्टर बस अड्डे पे। तो उस आदमी ने वो वहाँ उतर गए। उतरने से पहले मेरे को बोला, कंडक्टर साहब इधर आओ। हाँ जी, बोलो सर क्या बात है। बोला मैं 3-4 घंटे से इस गुड़िया के पास बैठा हूँ, ये प्रॉब्लम में है, दिक्कत है इसको, और आप इससे जब 17 बस स्टैंड पे सवारी उतारोगे नहीं, एक बार इससे प्रॉब्लम पूछ लेना। माँ जी ठीक है। वो हम बस स्टैंड पहुंच गए, सवारियां उतर गई। मैंने उसको आगे बुला लिया, बेटा हम 8:15 बजे जी, हाँ रात में। तो मैंने उसको आगे बुला लिया, वहाँ बेटा आगे आओ, कहाँ जाना आपको? बोले जी अमृतसर जाना है। कहाँ से आए हो? बोले बहादुरगढ़ से। आपके साथ है कोई? बोले नहीं कोई नहीं। बोले मेरे पास पैसे भी नहीं। मैं स्कूल ड्रेस, हाँ उस पर टैग लग रहा था जेब पे स्कूल का, बहादुरगढ़। नाम तो मेरे ध्यान नहीं भाई साहब, वैसे हाँ स्कूल का टैग था। 15 से 16 साल के बीच में थी। अच्छा, फिर वो सारी बातें पूछी उस पर। वो बोली हाँ आपको ऐसा करो, किसी का नंबर दे दो, आपके पापा का, भाई का, या किसी रिश्तेदार का। बोली मेरे किसी का नंबर याद नहीं, कुछ नहीं। ऐसे हमारे को 1-1.5 घंटा बैठ गया हम फिर वहाँ। अच्छा। उसने कोई नंबर नहीं दिया हमारे को, कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं ना। उसके पास मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था। उसके पास बैग था, उसमें सारी किताबें थी स्कूल की। तो फिर मामा भाई तुम बैठ जाए बेटा, पानी पिला। फिर हमारा खाना का टाइम हो गया था। मैं पहले तो आप खाना खाओ। हमने पास में बिठाया कर उसको खाना खिला दिया बस स्टैंड पे, वहीं जहाँ हम अपनी बस के पास, वहाँ चौंतरे बने हुए हैं, वहाँ सोए कर। तो ओढ़े अपना चादर बिछाया गए, ओढ़े अपना खाना खिला, उसको 2 रोटी खिलाई जबरदस्ती।
मैं खाना पड़ेगा, खाना तो फिर आप जहाँ कहोगे छोड़ आवांगे। फिर मैं एक बात हम आपको जब जाने देंगे जब हमारी किसी से बात करवा दोगे, घर में से किसी से भी करवाओ, चाहे बाहर से करवा दो, जो आपका जानकार हो। वो बोली उस अमृतसर वाले का नंबर है, मैं नंबर दो। मैंने फोन लिया, उस पर मिलाया, मैंने बात करी, माँ भाई एक गुड़िया है, इसको अमृतसर आना, अब चंडीगढ़ आई हुई है, आप कैसे मिलोगे, ना इसके पास किराया है, स्कूल की छोटी बच्ची है। वो तो एंड वेंड बात करने लगा सर, मैं जानता ही नहीं कौन है ये, क्या है, किस नाम आया ट्रू कॉलर पे, पता नहीं पाछे उसका भगत लिखा हुआ था जी, जाकिर पता नहीं ऐसा जसन भगत जो भी था पाछे। मैंने तो ऐसे लगा था जैसे कोई तांत्रिक नहीं हो, ऐसे लगा था। मैंने उसकी जैसे उसकी ट्रू कॉलर पाया तो फिर मैं उस गुड़िया से पूछा, वो गुड़िया बोली माँ बताओ, वो बोली अंकल यही बोल रहे हैं। बोले मेरा फोन नहीं, मेरे भाई का, 5 मिनट में कॉल करियो आप, मैं करूंगा दोबारा। 15-20 मिनट इंतजार करके फिर मैंने दोबारा कॉल करी। बोला मैं उसका, हाँ भाई मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, माम किसी को नहीं जानते ना, हमारा कोई जानकार। वो मैंने फिर गुड़िया को फोन दे दिया, आप बात करो। गुड़िया ने जो उसका नाम था लेके बात करे, भाई मैंने उससे बात करनी है। तो फिर वो बात गुड़िया से भी नहीं बात की, बोला मैं तेरे को जानता ही नहीं, कौन है तू। मैं फिर वो समझाई, देख लिया मैं, बेटा ऐसे ऐसे लोग हैं, माँ कहाँ जाओगे आप इतनी रात को, और माँ यहाँ कहाँ आएंगे आप, यहाँ तो बेड़ी है, आपको नोच के खा जाएंगे, और आपको तो पता ही नहीं है इन बातों का। फिर वो इतनी बात माँ, और फिर 11 बज गए जी रात के हमारे को बात करते करते। फिर उसने बड़ी कोशिश थे, बड़े प्यार से समझाना, खूब रो थी जी वो, फिर बाद में रोई, पहले नहीं रोई थी वो। फिर उसने उसके भाई का नंबर दे दिया जी। वो खिलाड़ी है। अब तक मतलब उसने यूं भी बताया भाई वो आदमी कौन था, किस तरीके का बात हुई? वो बोले हम लूडो खेलते थे, गेम नहीं है, ऑनलाइन गेम खेलते हैं बच्चे। बोले उसमें जान पहचान होगी थी, फिर इंस्टाग्राम पे जान पहचान होगी थी। मैं कितने महीने से, बोली 5-6 महीने से बात कर रही हूँ मैं इसके साथ। और इसने मेरे को बुलाया है, आप यहाँ आ जाओ। वहाँ अमृतसर गोल्डन टेम्पल है नहीं, उसके पास गली में को ऐसे ऐसे बता रही थी वो। फिर उसने जी इतनी बात, उसके भाई का नंबर दिया, मैंने उसके भाई के पास कॉल करी, माँ भाई मैं जीन डिपो का कंडक्टर बोल रहा हूँ, और हरियाणा रोडवेज जीन डिपो से महा में चंडीगढ़ नाइट सिटी है, एक गुड़िया है हमारे पास, ये ऐसे ऐसे नंबर दिया इसने। वो फिर उसके फादर ने ले लिया, उसका फादर पुलिस में है वहाँ बहादुरगढ़। वो बोले अरे भाई कहाँ है मेरी बेटी, हम तो वो 12 बजे के इसको ढूंढ रहे थे, फोटोज कटा रहे थे। और बोला मैंने CIA की टीम लगा रखी, दोनों थाने लगा रखे, सदर में सिटी में, बोले सारे रिश्तेदार लग रहे हैं। और बोले हम तो हमारे को कोई संपर्क नहीं हो रहा, हमारा भाई बेटी मेरे पास है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। बोले बात करा दो, मैंने बात करा दी। फिर उसकी माँ का फोन आया, उससे बात कराई, फिर उसका भाई का आया, उससे बात कराई। सारी रात फिर तो फोन चलते रहे। फिर वो वहां से चल पड़े जी बहादुरगढ़ से, भाई हम लेना हो। हाँ वहाँ फिर वो गाड़ी में उसकी माँ सारी फैमिली आए, हमारे पास पहुंचे 4 बजे। तो 12 से 4 के बीच का जो टाइमिंग था वो अपना जाग के कटे। हाँ वो गुड़िया तो सुहा दीजिए हमने। हाँ हमारे वो चद्दर बिछरी थी, हम भी ओढ़े। हमारा बेटा तू तो सोचे, मैं और वो ड्राइवर हमने पूरी रात जाग के उसका पहरा दिया। मैं पूरी रात जागे, हमने 1 मिनट भी सोए। मैं बाथरूम गया तो जी वो ड्राइवर छोड़ दिया, वो गया तो फिर मैं रहा इतने। हाँ बिल्कुल हमने नहीं छोड़ी जी वो एक मिनट भी अकेली। तो फिर बाद में वो आगे उनको मिलवाया, और रोने राने लगे, सारे परिवार था उसका। वो पैसे भी दे रहे थे हमारे को, भाई आप खर्चा पानी ले लो, आपने मदद करी। देखो जी इंसानियत के नाते मदद करी है। माँ झोला भरे हमारा पैसे का, सरकार तनख्वाह दे, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं हमारे को। माँ इसीलिए आपकी बेटी आपको सेफ मिल गई, और भगवान के परमात्मा की मेहर है जो हमारे से संपर्क हो गया, तो इसीलिए उनको हमने उसको सौंप दिया, वो ले गए जी उसको। सोचिए एक 15 साल की बच्ची को, जो कि अभी नाबालिग है, उसे बहला फुसलाकर एक लूडो गेम के जरिए, जो कि ऑनलाइन खेला जाता था, उस बच्ची को फंसाया जाता है। उस 15 साल की बच्ची का इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो घर से बिना बताए स्कूल की ड्रेस में ही निकल जाती है उस जिहादी से मिलने। भला उन अंकल जी का जिन्होंने बस कंडक्टर को बताया कि ये बच्ची परेशान लग रही है, एक बार इससे बात अवश्य कर लेना। और बहुत बहुत धन्यवाद इस बस कंडक्टर भाई जी को, जिन्होंने उस बच्ची का ध्यान रखा, उसे बचाया, वरना उसके साथ क्या होता हम और आप सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि मानवता आज भी जिंदा है। कृपया करके अपनी बहन बेटियों बच्चों का ध्यान रखिए कि फोन में क्या कर रहे हैं, क्या चला रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जिहादी लूडो गेम के जरिए ऐसे बच्चियों को फंसाएंगे। अगर आपके बच्चे BGMI, फ्री फायर या लूडो जैसा कोई भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं जिसमें ऑनलाइन खेला जाता है, ऑनलाइन आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इंस्टा पर किससे चैट कर रहे हैं, फेसबुक पर किससे बात कर रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी लापरवाही और बात बात पर बच्चों को फोन थमा देना, ये आपके घर को बर्बाद कर सकता है। अगर हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्या पता आपके एक
लाइक शेयर करने से कोई एक भाई जागरूक हो जाए। बाकी का इस वीडियो को मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी पोस्ट कर दिया, वहां से भी आप डाउनलोड करके इजीली इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।